दो बड़े सवाल हैं यहां पर। एक ये है कि जब इस तरह का माहौल पैदा होता है तो नेता उसमें कितना योगदान देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं उस माहौल को खराब करने के लिए। नेताओं के भाषण किस तरह के आते हैं, उनके बयान किस तरह के आते हैं, ये देखना और समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद है, मेरे साथ वो डिटेल्स भी हैं जो अभी तक स्टेट गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट है राज्य सरकार की वो क्या कह रही है उस बात को करते हैं। लेकिन समझ में नहीं आता कि इस तरह के माहौल में, जैसे ये रिपोर्ट कह रही थी, नफरत की राजनीति फैलाने वाले माहौल में नेताओं के बयान, नेताओं के खुद के बयान कैसे आते हैं जो इसको कम करने के बजाय, जो इसको बदलने के बजाय उसको बढ़ावा देते हैं। इसका असर, कल मेरे साथी मनोरंजन भारती मेरे साथ इस प्रोग्राम में थे, पटना से वो हमसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि कैसे यहां से लेकर बिहार चुनाव तक ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति होती है, ये पोलराइजेशन की राजनीति होती है, इसका प्रभाव साफ नजर आ रहा है। दादरी एक बहस का मसला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे साथ जो मेहमान है मैं उनसे आपको मिलाना चाहूंगा। मेरे साथ विजय गोयल साहब है जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, दीपक मिश्रा है जो कि समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मेरे साथ शरद प्रधान हैं, आप सब जानते हैं उन्हें, एक विशेषज्ञ हैं उत्तर प्रदेश के मसलों को और एक बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं। शरद प्रधान, मेरा सवाल पहला यह है कि अगर आप सबके बयान देखिए, मेरे पास विनय कटियार, साक्षी महाराज, बाबा रामदेव, आजम खां, सबके बयानों की डिटेल है। कोई भी मौका 1% नहीं छोड़ता है इस तरह के माहौल में ऐसा बयान देने में जो माहौल को बिगाड़े, सुधारे नहीं। आग में तेल डाल रहे हैं जी। बिल्कुल, इससे साफ जाहिर होता है विज्ञान की दोनों तरफ ये मकसद जो है वो एक ही सा है, पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन, जैसा आपने कहा। क्योंकि मैं मानने को तैयार हूं कि शुरुआत में जो हुआ वो कोई प्लान्ड नहीं था, वो एक इंसिडेंट हुआ और उसमें कुछ ग्रुप बदमाश किस्म के लोग जो अड़ गए, उन्होंने सोच लिया कि चलो मार डालो उसको। और उसके बाद जो हुआ है, पहले बीजेपी वालों ने बाकायदा, उसके बाद ये आफ्टर थॉट था कि इसका फायदा उठाया जाए, और जब एक तरफ से फायदा उठाया गया तो लगता है जैसे जो भाषणों से ये जाहिर हो रहा है कि दूसरी तरफ भी कोशिश यही हो रही है कि चलो ये इसका पॉलिटिकल बेनिफिट उठाया जाए, जो कि इससे ज्यादा शर्मनाक चीज हो ही नहीं सकती है। और लेकिन जिस तरीके के बयान, एक बात कहनी पड़ेगी कि जिस तरीके के बयान ये हिंदुत्व की ब्रिगेड से जो ज्यादा आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा डैमेजिंग है। इस तरफ से तो सिर्फ एक आजम खान है जिन्होंने बोला है, उधर से 4-5 लोग, आधे दर्जन लोग बोल चुके हैं और इतनी ज्यादा भद्दी बातें बोल चुके हैं जो माहौल, जो जहां आग ना लगती हो तो आग लग जाए। तो इनको और रेस्ट्रेन करने के लिए लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। कल हम लोगों ने आजम खान से यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि भाई ये साध्वी ये प्राची हैं और ये तब तक इन्होंने साक्षी महाराज नहीं बोले थे, ये तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते आप? तो इसका कोई जवाब नहीं सरकार के पास, क्योंकि जो बोल रहे हैं ये लोग, ये अनलॉफुल है, इसके खिलाफ कानून है, ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए विद इंटेंशन टू इंसाइट कम्युनल पैशंस, ये लॉ है इसके अगेंस्ट, और उसके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे। तो इससे क्या जाहिर होगा आप देखिए, मैं एक और चीज बताऊं, ये जो शुरू से कैंपेन चला कि ये काउ स्लॉटर में पता नहीं कहां से कन्वर्ट हो गया। पहले तो हुआ कि साहब वो गाय का गोश्त रखे हुए हैं, जो कि सरासर गलत था। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही रोज एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स को बुला करके वो मीट का टुकड़ा दिखलाया था, और उनका कहना था कि प्राइमा फसाई पहली नजर पे वो दिखता है कि वो मटन है, यानी बकरे का गोश्त है। दूसरी बात, वो जो जहां लैब में भेजा गया, अभी तक आज इतने दिन हो गए हैं, मुझे समझ में नहीं आता ये कौन सी लेबोरेटरी है। फूड लेबोरेटरी है, पहली चीज तो फोरेंसिक लैब में नहीं जाता है। फूड लेबोरेटरी में जो स्टेट गवर्नमेंट की रन है, उसकी रिपोर्ट आज तक क्यों नहीं आ पा रही है? तीसरी बात विज्ञान और इंपॉर्टेंट है, ये बीफ लफ्ज जो है अंग्रेजी का, ये बड़ा कंफ्यूजन और क्रिएट कर रहा है।
क्योंकि बीफ गाय के गोश्त को भी कहते हैं और भैंसे के गोश्त को भी कहते हैं। ये बहुत से लोगों को नहीं पता है शायद कि भैंसे का गोश्त बेचना लीगल है, कानूनन बिकता है। तो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट करा रहे और जबरदस्ती का क्रिएट कर दिया गया कि साहब गाय का एक ठीक है, आप मतलब वही बात आप कह रहे हैं कि ये बातों को पकड़ के इसको एक मुद्दे में तब्दील कर दिया। विजय गोयल क्यों आते हैं इस तरह के बयान, इस तरह की स्थितियों में, किसी विनय कटियार से, साक्षी महाराज से, चलिए मैं आपसे बाबा रामदेव के बारे में नहीं पूछूंगा, योगी आदित्यनाथ से क्यों आती है ये आवाजें, क्यों सुनाई पड़ती है बीजेपी की तरफ से? अभिज्ञान देखिए, शरद प्रधान साहब ने अपने प्रथम वक्तव्य में यही कहा कि ये प्लान नहीं था जाके। और मैं समझता हूं इस सारे इंसिडेंट पे आपको ये देखने की जरूरत होगी कि इसका राजनीतिकरण कौन लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो हादसा हुआ है उसके हमारे नेताओं ने भर्त्सना की है कि ये नहीं होना चाहिए था। और आज हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी का भी बयान है इसके बारे में अंदर। सबसे बड़ी बात है, जब 28 तारीख को ये हुआ, विजय जी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये दो अलग अलग वॉइसेस होती है बीजेपी की। योगी आदित्यनाथ कब से क्या क्या बयान दे रहे हैं, कोई बीजेपी रोक नहीं पाती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अरुण जेटली या विजय गोयल बयान दे रहे हैं, ये अलग किस्म की वॉइसेस होती है। ये टू फेस्ड, दो मुंह की स्ट्रैटेजी रही है हमेशा से बीजेपी की। समस्या यहां पर ये आप कहिए तो मैं बयान के हिस्से पढ़ के सुना सकता हूं आपको। अभिज्ञान, बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, 10 करोड़ इसके सदस्य हैं। और मैं नहीं समझता किसी प्रवक्ता ने या किसी बड़े नेता का कोई ऐसा बयान आया जिसके ऊपर आपको कोई आपत्ति होगी। वो बयान किस परिस्थिति में और कब आया, पहले किसका बयान आया, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। 28, 29, 30 जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद से कुछ भी नहीं हुआ था वहां पर जाके। किसी सापा के प्रवक्ता ने भी एक शब्द नहीं बोला था। 3 दिन तक वहां कुछ नहीं था। 3 दिन के बाद इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की है। और वो जो राजनीतिकरण करने की कोशिश की है वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर तो ये लोग आरोप लगाने के ऊपर लगे हुए हैं। जब आप हैदराबाद से ओवैसी को वहां एंट्री देते हैं उसका क्या मतलब समझूंगा मैं। जब वहां पर केजरीवाल साहब जाते हैं उसका क्या मतलब मैं समझूंगा जाके। जब वहां राहुल गांधी जाते हैं उसका मैं क्या मतलब समझूंगा। तो इसलिए मेरा यह कहना यह है कि जब ये सब लोग जाते हैं तो आप उनसे खुद राजनीति वहां पर करवा रहे हैं। तब तक ये बयान नहीं आए थे। जब आजम खान बयान दे देंगे और यूएन असेंबली तक पहुंच जाएंगे भारत के झगड़ों को लेकर या भारत के बीच में कोई के आपस के अंदर विवादों को लेकर, तो ये सारी हवा कौन दे रहा है इस देखने की बात है। जहां तक आप बयानों की बात करेंगे, हाँ ये बात ठीक है कि भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर गौ को लेकर उसको माता का दर्जा दिया गया है। गौ को लेकर भावनात्मक एक लगाव है। गौ जो है वो कृषि से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। और हमारे देश के अंदर संविधान भी इस बात को कहता है। हमारे देश के अंदर 18 से 24 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने गौ हत्या पे प्रतिबंध लगा रखा है। तो वो वाकई के अंदर एक भावनात्मक मुद्दा जरूर है। किंतु अगर ये कोई कह देगा कि दादरी वाले मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कोई पॉलिटिक्स कर रही है, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता जाके। कैसे अपने आप को डिफेंड तो करना पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं, एक मिनट विजय गोयल जी, मैं जानना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ इस तरह के बयान देने के लिए बहुत पहले से जाने जाते हैं। कई बार मैं सुन चुका हूं, मुझे अभी तक याद है कि लव जिहाद पर मैंने कुछ कार्यक्रम और बहस की थी न्यूज पॉइंट और मुकाबला में। तो ऐसा बीजेपी के नेता आगे कहते साहब वो तो योगी आदित्यनाथ का बयान है। अरे भाई वो कौन है, वो बीजेपी के ही तो सांसद है, किसी और पार्टी से है। आप लोग ऐसे इसको क्लासिफाई करके चलते हैं कि नहीं वो तो अलग है, वो अपना बोल रहे हैं बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, ये हम नहीं बोल रहे। और अगर हमने बोला है तो रिएक्शन में बोला है। क्या रिएक्शन में बोलना, अगर मान लीजिए पहले भी कुछ बोला गया, तो क्या रिएक्शन में बोलना बीजेपी के नेताओं के लिए जरूरी है? मैं ये सारे प्रश्न समाजवादी पार्टी के नेताओं से ही पूछूंगा। नहीं, अभिज्ञान एक बात आप समझ लीजिए बात को, ऐसा नहीं है। जब भी अगर किसी भी पार्टी के कोई भी नेता ने, छोटा या बड़ा ने, अगर कोई भी बयान दिया है तो आप ये देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसका स्पष्टीकरण, उसका जवाब जरूर आया है। पिछली भी आप हिस्ट्री निकालकर देख लीजिए। इसलिए ये सीधा नहीं कहना। किंतु मैं फिर आपको ये कहता हूं, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि एक साइड बोलती रहेगी और दूसरी तरफ से कोई भी व्यक्ति अपनी भावना को व्यक्त नहीं करेगा। और जो गौ जो शब्द है, गौ माता जो शब्द है, वो पार्टी दलगत राजनीति से ऊपर है। और ये सब पार्टियों के अंदर ऐसे लोग हैं जो इस बात को समझते हैं। और ये यहां से नहीं है,
ये मुगलों के जमाने से है कि भाई ये बीजेपी जो गौ माता मौका है, हमारे लिए देखकर बहुत माहौल श्रद्धा है। पोलराइज कर रही है। ये हमेशा से चार्ज लगता रहा है विजय गोयल जी बीजेपी पे, और ये चार्ज आज वापस पर लग आप रहा है, और देखिए, ये जो इसका सारे प्रभाव, मेरा- इसका असर बिहार हमारा में तो नजर कोई आएगा। नेता- ये हमारा गंभीर तो कोई चार्ज नेता- है। अभिज्ञान हमारा तो कोई नेता वहां दादरी के अंदर पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं गया, सब बाकी पार्टियों के नेता गए हैं, हमारा तो कोई नेता नहीं गया ना। तो हमको आप कैसे कह सकते हैं कि हम राजनीतिक रंग दे रहे हैं या कर रहे हैं? नहीं, शुरुआत की स्थिति देखिए ना। एक मिनट, मैं यहाँ पर दीपक मिश्रा साहब को, शरद प्रधान कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं शरद जी आपके पास आऊंगा, आप कहिएगा। दीपक मिश्रा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जितना बीजेपी और उसके नेता, वो अब चाहे जैसे भी उसको अलग करें कि साहब दिल्ली के नेता नहीं कह रहे हैं और हमने उस पर स्पष्टीकरण कर दिया, उसी तरह से आपके मिनिस्टर्स बयान देते हैं, आजम खान जैसे मिनिस्टर्स बयान देते हैं, फिर आप क्या उम्मीद करते हैं कि सामने से प्रतिक्रिया नहीं हो? देखिए अभिज्ञान जी, आजम खान जी का बयान प्रतिक्रिया स्वरूप था। आदरणीय विजय जी, पता नहीं बड़े नेता छोटे नेता की कौन सी कसौटी बनाकर यहाँ पर आए हुए हैं। वो बड़े नेता हैं, बड़े जानकार भी हैं। क्या सांसद छोटा नेता होता है? क्या केंद्रीय मंत्री छोटा नेता होता है? आग तो उन्होंने लगाई है, और ये आग आज से नहीं लगा रहे हैं। इनकी व्युत्पत्ति ही सांप्रदायिकता की कोख से हुई है। बिहार में जी महोदय, बात सुनिए। महेश शर्मा जी केंद्रीय मंत्री हैं। संगीत सोम महेश शर्मा जी ने क्या बयान दिया? आप बता दीजिए महेश शर्मा जी ने क्या बयान दिया है? देखिए, महेश शर्मा जी का जो बयान है वो सर्वविदित है। आग लगाऊ और भड़काऊ बयान था। उस बयान को हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। दीपक जी, एक मिनट मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो रही है। बीजेपी कह रही है कि उसने किसी और के रिएक्शन पे बयान दिया, आप कह रहे हैं कि आजम खान ने बीजेपी के रिएक्शन पे बयान दिया। बयान तो दोनों तरफ से आ रहे हैं ना। अब हम लोग क्या करें, इसी को तथ्यों को इकट्ठा करें कि किसने पहले बोला और उसके बाद किसने बोला। आप दीपक मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी इस वक्त उत्तर प्रदेश में सरकार में है, क्या ये सरकार, क्या आपकी पार्टी आजम खान के बयान को जस्टिफाई कर सकती है? देखिए, आजम खान का जो बयान है वह बुनियादी तौर पे जो भड़काऊ बयान भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और कुछ छद्म संगठनों द्वारा जो हिंदुइज्म को बदनाम कर रहे हैं, हिंदुइज्म का मतलब कट्टरता का पर्याय बना रहे हैं, उनके बयान के प्रतिक्रिया में आया है। और आजम खान ने मूल रूप से उस बयान का प्रतिक्रिया है, जिस बयान को आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान बारी बारी। अभी साक्षी चलिए आप जरा एक मिनट दीपक मिश्रा जी, आप जरा मुझे एक मिनट मुझे जरा स्पष्टता से बताइए कि आपके हिसाब से, मैं सुनना चाहता हूं, उसके बाद मैं विजय गोयल और शरद प्रधान जी के पास आऊंगा। आपके हिसाब से किस बयान के रिएक्शन में, किस बयान की प्रतिक्रिया में आजम खान साहब ने बयान दिया था? आप बताइए, मैं आपसे सुनना चाहता हूं, क्योंकि आप कह रहे हैं बीजेपी के नेताओं के बयान में उन्होंने कहा। आप बताइए मुझे स्पेसिफिकली, फिर मैं आपको 4 अक्टूबर 2015 का आजम खान का बयान पढ़ के सुनाऊंगा, और बाकी सारे बीजेपी नेताओं का बयान आप पूछना चाहेंगे वो भी पढ़ के सुनाऊंगा। एक दुखद घटना होती है, एक इंसान की हत्या होती है। नहीं, बात नहीं पलटी है, के तहत मैं सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं। दुखद घटना है, हम सब जानते हैं। घटना की आप दलील दे रहे हैं, आप आजम खान को डिफेंड करने में ये दलील दे रहे हैं कि उन्होंने प्रतिक्रिया में बयान दिया। आप मुझे वो 2 बयान बताइए जिसके बाद आपको लगता है कि एक स्टेट गवर्नमेंट, एक मिनट सुनिए मेरी बात सर, सुनिए दीपक मिश्रा जी मेरी बात, एक स्टेट गवर्नमेंट को के मिनिस्टर को जरूरी था उसकी प्रतिक्रिया में बयान देना, इसका जवाब दीजिए मुझे। देखिए, बिल्कुल, अगर सामाजिक ताने बाने को, सामाजिक सद्भाव को विखंडित करने का प्रयास होगा और किसी के द्वारा होगा, तो आजम खान लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव में पूरी आस्था रखने वाले एक नेता हैं। उनके सेकुलर और सोशलिस्ट फ्लेवर पे ऐसे बयान विखंडित ना करने में मदद कर रहे हैं आपके हिसाब से। आप मुझे बयान नहीं बता पा रहे, बीजेपी के नेता का नाम लीजिए और बयान बताइए कि उनके इस बयान की वजह से आजम खान ने यह कहा। यस, सीधा देश विखंडित हो रहा है, खंडित हो रहा है, इस पर चर्चाएं बहुत हो रही है। मुझे वो बयान बताइए, आप दलील का बयान क्या है? हाँ, नहीं, आप इतनी सरल सी बात नहीं समझ पा रहे हैं। संगीत सोम जी का बयान आप देखिए, 4 अपराधियों को सरकार गिरफ्तार करती है, फिर 2 मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार करती है। उसके बाद सोम जी का क्या बयान आता है? अगर हमारे लोगों को पकड़ा गया तो उनका क्या बयान था? अगर हमारे लोगों को पकड़ा गया तो हम उत्तर प्रदेश में आग लगा देंगे, एक बयान।
दूसरा बयान अभी आप देखिए साक्षी महाराज जी का क्या बयान है। मर्द बयान का अंतिम वाक्य आप देखिए, मर जाएंगे मार डालेंगे। ये सब बयान क्या है जिम्मेदार लोगों द्वारा? मरने मारने की बात, आग लगाने की बात। ऐसे समय में तो ऐसे वक्तव्य आना चाहिए जो हमारे सामाजिक सद्भाव को आगे बढ़ावे। दिलों में जो आग लग रही है उस आग पे मरहम का काम करे। इनके नेता वहां पर जाते हैं, तलवार की नोक पे मरहम लेकर जाते हैं। इनमें ठीक है, आपने बयान में एक मिनट शरद प्रधान को लाऊंगा, फिर मैं विजय गोयल साहब के पास आऊंगा जो ये दलील दे रहे हैं। मैं ये पॉइंट आउट कर मैं ये चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूं जो विजय गोयल साहब कह रहे थे कि ये प्रतिक्रिया वाली बात, मैं इनसे याद दिलाना चाहता हूं कि सबसे पहला स्टेटमेंट, ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट आया था संगीत सोम से। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि एक दे रहा है तो दूसरी प्रतिक्रिया करे। आजम खान का स्टेटमेंट तो बहुत लेट आया। ये जो है साक्षी महाराज, इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड ही बड़ा ग्रेट है। ये अलग बात है कि वो एक दफे मुलायम सिंह जी भी उनसे हाथ मिला चुके हैं पॉलिटिकली, लेकिन उनका जिस तरीके के स्टेटमेंट्स आते रहे हैं और उनके ऊपर पार्टी शांत रहती है, ये मुझे साइलेंस जो है बीजेपी लीडरशिप की, वो मुझे समझ में नहीं आती। वो बहुत इंट्रीगिंग है और उससे जाहिर होता है कि आप कंडोन कर रहे हैं। अगर किसी नेता ने बीजेपी के गलत स्टेटमेंट दिया है तो उसको एक गोलमोल जवाब में क्यों अरुण जेटली साहब बोलते हैं? सीधे सीधे क्यों नहीं कंडेम करते कि हाँ संगीत सोम ने गलत बोला, हम इसे कंडेम करते हैं?